Hello everyone, welcome back to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक, जो कि आपको केमिकल साइंस पढ़ा रही है नेट एग्ज़ाम के लिए। ओके तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे डिफरेंट टॉपिक्स से, जैसे थर्मो से किए थे, केमिकल बॉन्डिंग से, इक्विलिब्रिया से, सॉलिड स्टेट से। तो ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन आते किस टाइप के हैं और इसके अलावा किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम में सॉल्व करना है। ओके तो आज जो है, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग मैंने टॉपिक आप लोग को पूरा पढ़ाया है, सारी चीज़ें उसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब कुछ पढ़ाया है। आज हम दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके जैसे डीडी ट्रांजिशन हो गया, या फिर क्या आ जाता है, डीडी ट्रांजिशन के अलावा आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है उससे आ जाएगा, मेटल लिगेंड स्ट्रेंथ से। तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग अब जो है दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आई एम श्योर आप लोग बहुत सीरियसली अब इसके लिए प्रिपेयर होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोग के साथ कुछ टिप्स भी शेयर किए थे कि कैसे आप लोग क्या अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास जो टाइम बचा है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। मतलब जितना भी टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, रिवीजन का टाइम अलग करके कितनी टाइम में कौन सा टॉपिक कवर करना है, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पहली दो चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी और दोबारा फिर से शेयर करूँगी। पहला आपके लिए है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चंस ज़्यादा, कोई भी टॉपिक पढ़ने में उसको उतना टाइम नहीं देना है। पढ़ लेने के बाद क्या करना है, आपको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, तभी वो आपकी मेमोरी में सेव होगा और तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। एक टॉपिक को आप 2 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, वो आपको तब तक प्रिपेयर नहीं होगा जब तक आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट है रिविज़न। आपने कोई चीज़ पढ़ी और पढ़ के उसको छोड़ दिया, 1 महीना उसको पढ़े हो गया, तो हो सकता है कि वो आपको आपके दिमाग में सेव तो हो बट उसकी एक ब्लर पिक्चर हो, वो आपको क्लियर ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। जैसे आप ने एक टॉपिक पढ़ा है, एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको क्या करना है, वीक में एक दिन मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, वीक में 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर करने हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आपको कहाँ याद रह रहा है, क्या आप भूल जा रहे हो। तो ये भी ज़रूर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट। टाइम का ध्यान रखना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम क्या करते हैं, स्टॉप वॉच यूज़ कीजिए, या फिर जैसे भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हो। जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको चॉइस भी मिलती है काफ़ी। तो जो आपका लास्ट सेक्शन होता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर आप घर पे उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर कैसे? क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर ना एग्ज़ाम का प्रेशर है और दूसरी चीज़ ना ही टाइम की कोई लिमिट है। बट एग्ज़ाम में 2 चीज़ें होती है, फर्स्ट टाइम लिमिट एंड सेकंड एग्ज़ाम का प्रेशर। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हो और आप घर पे बैठे होते हो, दोनों में अलग डिफरेंस है। तो जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से खुद को प्रिपेयर करें कि जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब आपको अगर पहले से प्रैक्टिस होगी उस चीज़ की, आपको टाइम लिमिट आपने सेट की होगी कि एक क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है, तब एग्ज़ाम में भी ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी
कि एक क्वेश्चन को आपने इतना ही टाइम देना है, तो ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। क्या? मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिक है किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। बाकी आगे बहुत चीज़ें आएंगी इसके अंदर, बॉन्डिंग कैसी होगी, कैसे स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की, कहाँ स्टेबल होगा, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, कहाँ बॉन्डिंग होगी, कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट सब कुछ इन दो चीज़ों के अराउंड होगा। दो चीज़ें, दैट इज मेटल एंड लिगेंड। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं एक नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल लिगेंड। ये एरो लगता है ऐसे। एरो का आपको पता है केमिस्ट्री में एरो का मतलब होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम और फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, उसमें क्या था? उसमें हमने सिंपल वो पढ़े हैं कंपाउंड्स, जैसे आपने वाटर पढ़ लिया, अमोनिया पढ़ लिया। तो अभी तक क्या था जैसे अपने वाटर पढ़ा है H2O, अमोनिया पढ़ा है NH3। तो बॉन्डिंग जो है आपने पढ़ी है किन के बीच में? दो एटम्स के बीच में। ठीक है, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बॉन्डिंग करते हैं किसके साथ? किसी दूसरे एटम के साथ। जैसे ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन एटम के साथ की है, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ की है। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक मैंने जो पढ़ा है, किस टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी है? बिटवीन द एटम्स, डिफरेंट एटम्स। बट अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होंगे उसमें जो बॉन्डिंग होगी सिर्फ 2 एटम्स के बीच में नहीं होगी। एक तरफ एक एटम होगा, दूसरी तरफ कोई पूरा बड़ा मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और दूसरे एटम के साथ बाइंड करेगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जटिल, हिंदी में कहेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत ज़्यादा जटिल स्ट्रक्चर, जिसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। जैसे आपने ये देखा सिंपल है NaCl, एक Na है एक Cl है, तो आपको सीधा सीधा सिंपल दिख रहा है। बट यही अगर आपको मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दूँ CuNH3 का होल 6, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दे दूँ तो ये बहुत ही बड़ा क्या दिख रहा है? कंपाउंड दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे डोनर जो है आपका वो कौन है? अमोनिया है। अमोनिया का नाइट्रोजन डोनेट करता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है, इसीलिए इनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज़्यादातर कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज़्यादातर बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा। डी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आता है? अगर ये आपका इधर है एस ब्लॉक और ये इधर है पी ब्लॉक, तो बीच में क्या आता है? डी ब्लॉक। 3D 4D 5D 6D, ठीक है, ऐसे करके ये आता है आपका बीच में, दोनों के बीच में डी ब्लॉक आता है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है कहाँ पे? डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वहीं से इनका नाम आया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उन वही ज़्यादातर मेटल क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का या कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही करते हैं, बाकी भी कर सकते हैं, जैसे एफ ब्लॉक के भी करते हैं बट जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की है। ज़्यादातर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही ऐसा करते हैं अब ऐसा क्यों होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर बहुत सारे क्या बोलते हैं लिगेंड मेटल के अराउंड अटैच हो जाते हैं। ये मेटल है आपका, तो इसके अराउंड क्या होगा? बहुत सारे लिगेंड्स
अटैच हो जाएंगे, या बहुत बड़े बड़े लिगेंड जिनके अंदर डोनर एटम एक या एक से ज़्यादा हो, उस टाइप के लिगेंड भी अटैच हो सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जो रेस्पॉन्सिबल है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो सके, वेरी कर सके, मतलब एक से किसी 1 2 3 4 बहुत वैरायटी हो जिसके अंदर, उसको कहते हैं वेरिएबल। ऑक्सीडेशन स्टेट हम श्योर आप लोग को पता होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि कोई भी जो आपका मेटल, अगर हम मेटल की बात करें, मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है +1 +2 +3, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं Mn प्लस माइनस, मतलब मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कोबाल्ट +2, कॉपर +2, कॉपर +1, ओके। तो ये इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ज़्यादातर आप लोगों ने अभी तक ऑक्सीडेशन जो पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट वो पढ़ी होगी एक, मतलब जैसे सोडियम है, सोडियम आपने सिर्फ प्लस में देखा होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na+ में, प्लस के इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैल्शियम है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम +2 में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, जैसे तैसे एक्सेप्ट करके या डोनेट करके। अब जैसे Cl है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना किसी के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए हैं या डोनेट किए हैं वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज़्यादातर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज़्यादातर फिक्स होती है, पी में वेरी करती है, लेकिन पी में भी इतनी ज़्यादा वेरी नहीं करती है। बट सबसे ज़्यादा जो वेरी करती है वो डी में करती है। इवन कहाँ से? 0 से लेके और इसके बाद +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डी ब्लॉक के अंदर +7 +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब हमें देखनी है कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक सीरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहली सीरीज देखते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज किसको कहेंगे? 3D सीरीज जो सबसे पहली सीरीज है, जो स्टार्ट होती है किससे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये है आपकी 3D सीरीज। 3D सीरीज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरता है ना, वो भरता है 3D ऑर्बिटल के अंदर। इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 4s 0 to 2 और 3D 0 to 10। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, ये हम सबको पता है कि n+l की वैल्यू 4s के लिए ज़्यादा होती है। रूल आपने अगर पढ़ा हो उसके अकॉर्डिंग पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरेगा, उसके बाद 3D में भरते हैं सारे। तो इससे पहले 4s में भर जाता है। तो अब हम इसका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्कैंडियम का? स्कैंडियम का होता है 3D1 4s2।
ऐसे ही हम डी में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। स्कैंडियम में 3d1 होगा, इसमें क्या होगा 3d2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, तो इतने इलेक्ट्रॉन इनके अंदर भरते जाते हैं। अब यहाँ पे जो है दो आपके एक्सेप्शंस है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो दो एक्सेप्शंस कौन से हैं? क्रोमियम और कॉपर के। अब जैसे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d4 एंड 4s2, ऐसे ही कॉपर का होना चाहिए 3d9 एंड 4s2, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर जाते हैं, उसके बाद क्या भरते हैं? डी में भरते हैं। बट हम लिखते हैं इसको बाहर की साइड है, क्योंकि एस जो ऑर्बिटल होता है आउटर ऑर्बिटल है, डी इनर ऑर्बिटल है। तो यहाँ से ये दो एक्सेप्शंस है, इसलिए मैं इन दो को आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इनसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता होने चाहिए। अब होना चाहिए 3d4 एंड 4s2। 3d4 मतलब 1, 2, 3, 4। अब ये कॉन्फ़िगरेशन है 3d4 और 4s2। अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रमोट करके डी से यहाँ भर दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाए, अब क्या होगा? अब ये हो गया है 3d5, 4s1। अब हमें ये देखना है कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से। दिस इज़ 3d4, 4s2 एंड दिस इज़ 3d5, 4s1। यहाँ पे डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक डब्बा खाली है, यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ डी में 5 इलेक्ट्रॉन है और एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा? जो आप केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस पढ़ते हो वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, कि इस ऑर्बिटल में इतने इलेक्ट्रॉन तो ये स्टेबल है। जैसे नाइट्रोजन का आपने पढ़ा होगा, P3 होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, डालना भी मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो सारा खेल स्टेबिलिटी का है, जो कि मैंने आप लोग को शुरू से बताया है कि दो चीज़ें, एनर्जी और स्टेबिलिटी, दो ही चीज़ें हैं, बस दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जितने सारे फैक्टर्स लगे हैं वो सारे लगने के बाद मेनली आपका क्या है कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बन रहा है, अगर वो स्टेबल होगा, जिस स्टेट में वो स्टेबल होगा वो उसी को प्रेफर करेगा। अब यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सेप्शन। क्यों? होना ये चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, बट होता ये है जो बाकी सबके लिए रूल फॉलो हो रहा है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी में भरते जा रहे हैं, वो इन दो के लिए नहीं फॉलो हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एटम जो है आपका, वो जो क्रोमियम का एटम है, इस वाली स्टेट में ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इस वाली में ज़्यादा स्टेबल है। तो वो जहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा उसी को प्रेफर करेगा। तो इसीलिए क्यों है ऐसा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल आपका है हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड। और आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स गिव्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस देन अदर। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ। इसको हम एक चीज़ एक और तरीके से पढ़ते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब जो सारा कुछ क्या है? इक्वल है। आप इसमें अगर कहीं से भी सिमेट्री लगाओगे, यहाँ से लगाओगे, तो ये इक्वल दिखेगा। तो ये सिमेट्रिकली फिल्ड है, और वो कैसा है? अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। और नेचर लव सिमेट्री, ये चीज़ बोली जाती है कि नेचर लव सिमेट्री। तो वो चीज़ें जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जैसे हम लोगों का है, हम लोग को नेचर ने बनाया है, तो हमारी बॉडी भी कैसी है? ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है, कंप्लीटली नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल है। एक हाथ इधर, एक इधर, अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो पूरा क्या होगा? इधर वाला पार्ट इधर वाले पार्ट के इक्वल होगा। तो नेचर जब कोई भी चीज़ को बनाता है, जैसे आपने फूल, पत्तियाँ, पौधे, बहुत सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ज़्यादातर सिमेट्रिकल होती है। ज़्यादातर क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल चीज़ें प्लस हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये दो चीज़ें जहाँ भी आ जाएंगी
वहाँ आपको ध्यान देना है कि वो अपने आप में एक एक्सेप्शन बन जाएगा। जो जनरल रूल पहले से फॉलो हो रहा था वो नहीं होगा, उस पर वही फॉलो, वो उसी स्टेट पे जाएगा जिसमें ज़्यादा स्टेबल है। तो होना चाहिए था 3d4 4s2, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। ठीक है, तो एक ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉपर का केस भी सेम है। कॉपर के अंदर 3d9 4s2, तो D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, ये हुआ आपका 3d9 4s2। और अब हम बनाएंगे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये हुआ 3d10 4s1। ओके, तो कॉपर के केस में क्या है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल के केस में और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के केस में आपको ध्यान देना है कि कॉन्फ़िगरेशन बाकी पड़ोसियों जैसा नहीं होगा। जो पड़ोसियों का है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो उनका अपना है कि वो किस में ज़्यादा स्टेबल है, तो उनके लिए कोई रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये आपके दो एक्सेप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन में, क्रोमियम और कॉपर। मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाने से पहले कॉन्फ़िगरेशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे इसी का है। ये चीज़ें आपके दिमाग में सेव होनी चाहिए। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, कम से कम 2 सीरीज़, पहली सीरीज़ तो होनी चाहिए। 3D तो आपके दिमाग में ऐसे सेव हो, कोई आपसे बोले मैग्नीज तो आप एकदम से बोल दो कि 3d5 4s2, क्रोमियम बोले कि 3d4 ये 3d4 4s2 या 3d5 4s1, आयरन के लिए बोले तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सेव होनी चाहिए। कोई भी एटम आपको बोला जाए, कोई भी एलिमेंट बोला जाए, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड हैं, कितने पेयर्ड हैं, और बाद में जाके जब ये मैं पढ़ाऊंगी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ये स्प्लिट होगा T2G और EG में, फिर आपके दिमाग में ये भी आ जाना चाहिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन गए, EG में कितने गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन बन सकता है। जो भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनेंगे वो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, बिना आपको ये पता हुए कि किसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अनपेयर्ड हैं, ये इसके बिना आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक एग्जाम्पल आप लोग को दे देती हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या फिर म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। ऑप्शंस में आपको दे दिए जैसे कि स्कैंडियम +1 एंड स्कैंडियम +2, बी दे दिया आपको मैग्नीज +2 और सी दे दिया कोबाल्ट +2 और डी दे दिया कॉपर प्लस। ये आपको दे दिया क्वेश्चन कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वैसे आपको फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n+1, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, वही सब में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फिर म्यू की वैल्यू निकाल के देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किसका ज़्यादा है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब आपको कंपैरिजन दे दिया जाए, अगर आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है।
अगर आपसे कंपैरिजन पूछा है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, मेटल्स का, एलिमेंट्स का कंपैरिजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ये नहीं करना, निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आपको अपने दिमाग में एक चीज़ सेव कर लेनी है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जिसके अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें सीधे सीधे निकाल लेना है कि किसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम +2, स्कैंडियम पहला ही मेंबर है, स्कैंडियम होता है 3d1 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के तो क्या बचा d1। अब d1 एक है तो अनपेयर्ड ही होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। मैग्नीज, मैग्नीज कौन सा है, मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2। अब ऐसे जैसे मुझे याद है आप लोगों को भी वैसे ही होना चाहिए। अब होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि आप दीवार पे लिख के इसको रटना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये अपने आप आपके दिमाग में सेव हो जाएगा कि मैग्नीज का इतना होता है, इसका इतना होता है। मैग्नीज, मैग्नीज का होता है कितना 3d5 4s2। आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीज एटम। यहाँ पे मैग्नीज का आयन है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए। सबसे पहले s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाद में d के निकलेंगे, क्योंकि s आउटर है, सबसे बाहर वाले शेल के पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो s के निकल गए 3d5, तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। डब्बे बना के देख लो, या वैसे भी 5 तक अनपेयर्ड रहेंगे। 5 के बाद जब छठा भरना शुरू होगा तब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आता है C, कोबाल्ट +2। कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट का होता है 3d7 और 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले गए तो 7। अब 7 भर के देखने पड़ेंगे, जरूर ये नहीं करना है कि D में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही अनपेयर्ड होंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर्ड कितने हैं 3। नेक्स्ट है कॉपर प्लस। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप d ऑर्बिटल में भरोगे तो 10 का मतलब पूरा फिल हो जाएगा, सारे के सारे कैसे होंगे पेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 0। तो अब मैंने ये आपको लिख लिख के बताया कि इसका ये होता है। अगर आपके दिमाग में सीधा सीधा हो आप देख के बता सकते हैं। स्कैंडियम +2 मतलब d में 1 बचा, मैग्नीशियम +2 मतलब d5 हो गया, कोबाल्ट +2 मतलब d7 हो गया, कॉपर +1 मतलब d10 हो गया। तो कुछ भी पेन चलाने की भी आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को दिमाग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर। आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। और ऐसी कब होगी, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सीरीज़ आपको याद हो जाएगी, आपको कॉन्फ़िगरेशंस याद हो जाएंगे, और जितना आपको चीज़ें दिमाग में सेव होगी उतना टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए 3D का। इसके बाद तो सिर्फ आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो जैसे आप नीचे जाओगे वहाँ भी सेम होगा, 4D 5D का भी। आगे आपको किसका जो है याद रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, किसके नीचे आ रहा है, आयरन के नीचे कौन सा आता है, कोबाल्ट के नीचे कौन सा आता है। आप चाहे ऐसे याद करो या ऐसे याद करो, वो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम हाँ, तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर मैंने आपको बेसिक बता दिया। ये सीरीज़ 3D सीरीज़ तो बिल्कुल दिमाग में सेव कर लेनी है, जैसे भी करो वैसे ये सेव करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। बाकी से भी आ सकते हैं बट वहाँ से चांसेस कम है, लेकिन इससे तो आएंगे ही, एक आध क्वेश्चन यहाँ से तो आपको मिलेगा ही। और ये जो मैंने आपको बताए हैं एक्सेप्शंस क्रोमियम का और कॉपर का, ये भी याद रखना है। तो हम पढ़ रहे थे कि ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मैग्नीज का एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s2। ठीक है, तो मैग्नीज जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो शो करता है मैग्नीज +2 +3 +4
+5, मैग्नीज जो है वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इतनी सारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। तो इसी करके क्या होता है कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। इसके अलावा ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, वो एक और चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है इनका कैटालाइटिक नेचर। आपने जब ज़्यादातर रिएक्शंस देखी होंगी उसमें कहीं पे आयरन लिखा होगा, A कन्वर्टेड टू B, ऊपर लिखा होता है आयरन, या फिर आयरन का कोई ऑक्साइड Fe2O3, या फिर लिखा होता है A कन्वर्टेड टू B, कहीं पे कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, कहीं पे यूज़ हो रहा है आपका टाइटेनियम यूज़ हो रहा है, कहीं पे कोबाल्ट यूज़ हो रहा है, मैग्नीज का यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्रोमियम यूज़ हो रहा है। बहुत सारी रिएक्शंस आप पढ़ेंगे जो इवन आपने 12th के भी उसमें पढ़ी होगी, बहुत सारी रिएक्शंस जहाँ पे आपको मेटल डायरेक्टली यूज़ होती मिलेगी, किसके अंदर, मेटल या मेटल का ऑक्साइड। और वो मेटल कौन सी होती है, डी ब्लॉक की। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि कहीं पे मैग्नीशियम लिखा हो और वो रिएक्शन मैग्नीशियम एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा हो। ट्रांजिशन मेटल्स की ये एबिलिटी होती है, दे वर्क एज अ कैटलिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। जब जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा था पहले 10 घंटे में ये रिएक्शन हो रही थी, आपने इसके अंदर कोई भी कैटलिस्ट डाल दिया, सपोज करो इसके पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर आयरन यूज़ हो रहा है तो इसका टाइम घट के कितना रह गया, 2 आवर रह गया या 1 आवर रह गया या 5 आवर रह गया। तो जब कोई भी रिएक्शन पहले जिस स्पीड से हो रही थी अब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, किसी भी फॉरेन बाहर के कंपाउंड के ऐड करने से, उसी कंपाउंड को हम कैटलिस्ट कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि कैटलिस्ट का नेचर होता है कि वो बाद में रिकवर हो जाता है एज इट इज़, बिना चेंज आए। अब जैसे आप मैग्नीज को यूज़ करो, मैग्नीज किसी रिएक्शन में +5 में एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है तो ये +5 से +3 में कन्वर्ट होगा, +3 से फिर वापस +5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने का नेचर है, यही इनके लिए क्या है, यूज़फुल है एज अ कैटलिस्ट, इनको क्या वर्क करने के लिए। तो ट्रांजिशन मेटल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं बहुत सारी, आप जनरल अगर आप पढ़ेंगे कि आपकी डे टू डे जो केमिस्ट्री है, जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, उनमें भी बहुत जगह आपको बहुत सारी मेटल्स मिलेगी, जहाँ जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कोई कॉम्प्लेक्स होगा, दवाई वगैरह या फिर जो आप फ्रेगरेंस के लिए यूज़ करते हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनमें, या फिर उसके प्रोडक्शन में एज अ ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ होगा या एज अ कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इनकी केमिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए। जब आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका बिहेवियर, इनका नेचर क्या क्या होता है इनके बारे में, तो आपको चीज़ें समझ आएंगी आगे के लिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमने क्या देख लिया, उनका कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ज़रूरी है, ये देख लिया। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये भी देख लिया। कैसे करते हैं, क्योंकि जो S और D ऑर्बिटल होता है इनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन निकलना S और D से दोनों से क्या होता है, ईजी होता है। S से तो बाहर वाले से तो निकलेगा ही, D से भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे KMnO4 है, अब KMnO4 के अंदर अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम श्योर ये आप लोगों को पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X मान लो। पोटेशियम की कितनी होती है, +1 +X। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 4 × -2, और पूरा कंपाउंड अगर न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो = 0। अगर कोई आयन है उसके ऊपर कोई चार्ज है तो हमें 0 नहीं, यहाँ पे वो चार्ज रखना होता है, प्लस या माइनस जो भी है। तो कितना हुआ, x + 1 + -8 = 0। तो x - 7 = 0, तो x कितना आया, +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आई है +7। मैंने बताया था आपको कि मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 के साथ निकल सकते हैं इसमें से, मतलब ऐसा पॉसिबल
पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा कि बाहर वाले के निकले उससे अंदर वाले ऑर्बिटल के भी। तो ये देखिए कहाँ तक ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ये मैग्नीज का केस है, मैग्नीज में 7 के 7 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, KMnO4 के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब हम देखते हैं कि मेटल और लिगेंड के बारे में। मेटल, लिगेंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बने, ऐसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनने के लिए अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो बहुत ही सिंपल है कि जिसके अंदर एक मेटल एटम या फिर आयन होगा, मतलब या तो मेटल एटम होगा या आयन होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कॉपर है और कॉपर +1 या फिर कॉपर +2 है। कॉपर की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती है, +1 एंड +2। तो कॉपर, कॉपर +1, कॉपर +2, इसको हम कहेंगे मेटल एटम, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इनको हम क्या कहेंगे, मेटल आयंस। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बनने में या तो क्या होगा, कोई भी आपका एक क्या बोल सकते हैं उसको, सेंट्रल एटम होगा जो कि मेटल का एटम होगा या मेटल का आयन होगा, और उससे बाइंड करेगा कौन, लिगेंड। लिगेंड क्या हो सकता है आपका, लिगेंड आपका कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जिसके पास बस एक ही कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर देगा वही लिगेंड है। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, अभी बहुत सिंपल लगेगी बताने में, बट आगे आगे ये कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, क्योंकि नाम ही क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स होना तो इसकी स्टोरी का बनता है। तो बताने में बहुत सिंपल है कि मेटल होता है, मेटल को लिगेंड कोई भी जिसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा डोनेट करने के लिए वो अप्रोच करेगा, और ऐसे बहुत सारे लिगेंड मेटल के साथ बाइंड करेंगे, और फिर क्या बनेगा आपका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा। बताना बहुत सिंपल है, बट आगे चल के इसके बारे में डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन अगर आपने इसकी बेसिक जो मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 3D क्या बोलते हैं, 3D सीरीज का, 3D का, 4D का, 5D का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, आपको याद रखना है कि कौन सा एटम कहाँ पे है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आपको क्लियर है, तो आप बहुत इजीली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में वो अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई इतना बड़ा टास्क इसके लिए नहीं है, बट आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ मेटल, व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज़ लिगेंड, ये सारी चीज़ें। तो अब शुरू करते हैं मेन हमारा टॉपिक। ये था आपके लिए क्या बोलते हैं, जैसे हम वर्कआउट करने से पहले क्या करते हैं, प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग। तो ये वो ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ने जा रहे हो नया, उसकी मोटी मोटी सी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई टर्म्स जो उसमें बार बार यूज़ होंगे वो आपको पता, अब मैं बार बार बोलूँगी ये लिगेंड है, ये मेटल एटम है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप समझोगे पता नहीं ये चीज़ कैसे निकाली होगी, कहाँ से आई होगी। तो अब आपको पता चला है कि अगर मैं बोलूँ कि मैग्नीज 3D5 4s2, तो मतलब ये वहाँ से आया है और ये इस तरीके से सेव है दिमाग में। अगर मैं मेटल बोलूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूँ, ये सब चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताना बहुत ज़रूरी होता है, उसी को हम कहेंगे प्री वर्कआउट। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब शुरू करते हैं टॉपिक। ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन, जो मैंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स की एबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले इनको मेटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता था, बाद में अब चेंज करके अब क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने ट्रांजिशन मेटल्स की बात की है। ट्रांजिशन मेटल्स मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही बनाते हैं। ज़्यादातर कंपाउंड, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस डी ब्लॉक के मिलते हैं, इसीलिए इनका जिक्र यहाँ पे किया गया कि ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो तो है ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो तो खुद ही इतनी कम उनकी नेचुरल अबंडेंस है, कम अमाउंट में मिलते हैं, तो उनके कॉम्प्लेक्सेस भी कम होंगे, बट उनकी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी होती है, वो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी करते हैं। तो
ये आपको दिमाग में नहीं लाना है कि सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बना सकता। बाकी भी बनाते हैं, कुछ पी में भी मिलेंगे और एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में मिलेंगे, बट डी के ज़्यादातर यूज़फुल है, आपके आसपास है। जो ज़्यादातर आपकी इंडस्ट्री हुई, रिसर्च हुई, इसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ये मिलते हैं और यही बनते हैं, तो इसीलिए इनका जिक्र हुआ है। अब सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कितने टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या कंपाउंड्स। 3 तरह के हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक या न्यूट्रल। ठीक है, ये चीज़ें आप बहुत पहले पढ़ चुके हो। कैटायनिक मतलब जिसके ऊपर चार्ज आएगा वो कैटायनिक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैटायनिक है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो एनायनिक है, और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो वो है न्यूट्रल। अब ये बताना ज़रूरी क्यों है यहाँ पे टाइप्स, क्योंकि जब आप इसकी नेमिंग करेंगे, जो आपने IUPAC पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में IUPAC पढ़ा है कि जैसे CH3 CH2OH इसको कहेंगे इथेन 1 ऑल, तो नंबरिंग करते हैं 1 2। नॉर्मली हम इसको इथेनॉल कहते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो इनका IUPAC एक नेम होता है किसके द्वारा डिसाइड होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट के द्वारा डिसाइड होता है। जो अब जैसे आपके यहाँ क्या होता है, कोई भी प्लांट है, नीम है, तो नीम को आप नीम बोलते हो, बट दूसरी कंट्री में क्या पता उसको क्या बोलते हो। तो इसीलिए हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक नाम होना ज़रूरी है जो यूनिवर्सल हो, जिसको कोई भी समझ सके। अब आप बाहर जाके किसी भी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करोगे, उनको समझ नहीं आएगा, तो इस तरीके से रिसर्च नहीं आगे बढ़ेगी, डेवलपमेंट नहीं होगा किसी भी कंट्री का। तो उसके लिए ज़रूरी था कि नेमिंग कुछ ऐसी की जाए कि जो सब लोगों को समझ आए, तो उसी को साइंटिफिक नेम कहते हैं। प्लांट का भी होता है, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, और एनिमल्स का होता है, जोलॉजी में आपने पढ़े होंगे साइंटिफिक नेम्स। वैसे ही आप क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी होता है कि किसी भी कंपाउंड का, जैसे कि आपका ये है इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, इनको सब अलग अलग जगह भाषा में अलग अलग चीज़ें, स्प्रिट बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है, बट उनका जो एक पर्टिकुलर IUPAC नेम है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है। तो केमिकल्स के भी वैसे ही आप मान लीजिए साइंटिफिक नेम है IUPAC नोमेनक्लेचर जिसको कहते हैं, तो वो आपने पढ़ा होगा अभी तक ऑर्गेनिक के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। बट यहाँ पे आप पढ़ोगे IUPAC नोमेनक्लेचर किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, क्योंकि जो टॉपिक हमने शुरू किया है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कैसे, ऑर्गेनिक कैसे, ये आपको पता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन ज़्यादा होता है, ज़्यादा कार्बन की एक बैकबोन होती है, फिर उससे हाइड्रोजन अटैच होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ज़्यादा उनके अंदर कार्बन मिलता है। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन मिल सकता है, बट इतनी अमाउंट में नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे कि ये है CO4, तो इसके अंदर ये कार्बन है, बट इतना नहीं मिलेगा। मेनली उसके अंदर मेटल होगा, कोई और एलिमेंट्स होंगे, तो बाकी के एलिमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये बताया इसलिए गया है कि टाइप्स कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, क्योंकि जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब इसका भी यूज़ होगा कि कैटायनिक है, एनायनिक है, उसी के बेसिस पे उसका नाम जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने स्लाइड क्यों डाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, और आई एम श्योर जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, उनको अच्छे से आइडिया होगा कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन पिछले साल में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो आपको अगर डिफरेंस पता होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट वो होता है जब आप उसको पानी में घोल दो तो वो अपने जितने आयन से मिलके बना है सब में टूट जाए, अलग अलग हो जाए। जैसे फिटकरी जिसको पोटाश एलम कहते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला, ये पहले बहुत पूछा जाता था, रिलेटिव्स जब आते थे घर पे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछते थे कि बताओ फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि वो बहुत लंबा सा होता है। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फिटकरी और पोटाश एलम। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये है KCl MgCl2
6H2O। तो अगर आप इसको क्या करोगे, पानी में घोल दोगे तो ये अपने अपने आयंस में टूट जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आयंस में टूटा है? आप आयंस की टेस्ट करो, पोटेशियम का टेस्ट करोगे पॉजिटिव आएगा, मैग्नीशियम का करोगे पॉजिटिव आएगा, क्लोराइड का करोगे पॉजिटिव आएगा। अब इसके अंदर क्या है, एक KCl है, MgCl2 है और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो अलग है। मेन क्या है इसके अंदर, KCl और MgCl2। KCl किस में टूटेगा, टूटेगा मतलब आयनाइज होना इसको कहते हैं, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। MgCl2 किस में आयनाइज होगा, Mg+2 और Cl2 माइनस, 2Cl माइनस। तो इसके अंदर कौन कौन से आयन्स आ जाएंगे, K+, Mg+ और Cl तो है ही कॉमन। तो डबल साल्ट बहुत सिंपल सी पहचान है, जब कोई भी पानी में घोलने पे जो है साल्ट अपने सारे आयन्स में अलग अलग टूट जाए तो वही होगा डबल साल्ट। जबकि कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स भी एक तरीके के साल्ट ही हैं बट इनके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आप इसको पानी में घोलोगे तो ये आयनाइज होगा यहाँ से, ये जो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स आयन। ये पूरा मेटल कॉम्प्लेक्स है और इसको कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो टूट के अलग हुआ है। तो ये यहाँ ये जो इतना पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ये नहीं टूटता है, ये पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ से आयनाइज ये नहीं होगा। तो सिर्फ K+ आयन और इस वाले आयन का टेस्ट देगा ये, ठीक है। तो अब हम दोनों के अंदर डिफरेंस, सबसे पहला क्या हुआ कि जब आप डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो अपने जितने भी कंपोनेंट से मिलके बना होगा, जितने भी आयन से मिलके बना होगा उसमें टूट जाएगा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स होता है या मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, वो इस तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। तो डिफरेंस होता है मेटल कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट के बीच में। सेकंड है, इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ नहीं बचा। अब ये ऐसा पूरा बेचारा एक साथ था, KCl, MgCl2, 6H2O, बट अब अलग अलग हो गया तो ये कहाँ बचा, ये आयंस में अलग अलग हो गया, अब इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन है आपका, ये एज इट इज रहा। K+ आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर का है वो अलग हो जाएगा, वो तो आयनाइज होगा, वो आयनाइजेबल होता है, बट ये इसके अंदर का बिल्कुल भी लूज नहीं होता है। तो इट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होते हैं। ये एक दूसरे के साथ क्यों थे यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स की वजह से। और आयनिक बॉन्ड्स मैंने बताया था क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज है, कोई उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की वो नहीं है कि बॉन्डिंग नहीं है, शेयरिंग नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं होता, इट इज जस्ट अ अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पे सिर्फ जो इनके अंदर इनको बांध के रखे हुए जो फोर्स है वो है आयनिक फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, जबकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पे आयनिक है जो K+ और इसके बीच में आयनिक है, लेकिन Fe और Cn के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनके बीच में नहीं होता है, और यहाँ पे क्या होता है इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। आयनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट कोऑर्डिनेट पक्का होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आयनिक होगा। नेक्स्ट है मेटल शोज नॉर्मल वैलेंसी। मेटल की वैलेंसी नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब कैसे, जैसे पोटेशियम की कितनी है, +1 ही होती है, नॉर्मल वैलेंसी +1 है। क्लोरीन की -1 है, मैग्नीशियम की +2 है। तो मेटल की नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, लेकिन यहाँ पे मेटल 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, कि कैसे होती है और कैसे इसको पहचानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डबल साल्ट के अंदर मेटल जो होगा अपनी नॉर्मल वैलेंसी शो करेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स आयन्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके अंदर
मेटल दो तरीके की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वो अभी डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू आयंस। ये जो है आपका डबल साल्ट, इसकी एग्जिस्टेंस तब तक है जब तक आपने इसमें पानी नहीं डाला है, जब तक आपने इसमें वाटर ऐड नहीं किया, मतलब जब तक ये सॉलिड है तब तक ये साल्ट है। जैसे ही आपने वाटर ऐड किया सारे आयंस अलग अलग हो गए, तो अब कुछ नहीं बचा, साल्ट की एग्जिस्टेंस खत्म। तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस, एक्वा वर्ड मतलब वाटर, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पानी के अंदर बनाया गया सॉल्यूशन। ओके, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। और डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाते हैं अपने आयंस में, डिसोसिएशन मतलब टूट जाना। इनका क्या है, एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन। तो ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे और किस में एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करेंगे। रीजन क्या है, रीजन वही है, इनके अंदर सिर्फ आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड को पानी आसानी से तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वाटर की प्रॉपर्टी क्या बताई है कि वाटर जो होता है OH, तो वाटर में जो है नेगेटिव एंड भी है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो इसके पास नेगेटिव पार्ट भी है और पॉजिटिव पार्ट भी है। तो मतलब ये किसी को क्या कर सकता है, किसी कैटायन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और एनायन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अगर इसे कैटायन को अट्रैक्ट करना होगा तो ऑक्सीजन की तरफ से करेगा, एनायन को करना होगा तो हाइड्रोजन की तरफ से करेगा। इसीलिए वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, अराउंड 80। तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है, इसी वजह से तो कहलाता है क्योंकि उसका वो पोलर है नेचर में। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड यहाँ पे है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, ये हाईली पोलर बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा, इसके पास पॉजिटिव एंड भी है, नेगेटिव एंड भी है, तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ना इसके लिए बहुत आसान होता है। इसीलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ज़्यादातर आप जो दवाइयाँ लेते हो वो सारी आयनिक होती है, वो सारे साल्ट्स आयनिक होते हैं, तभी तो आप उसके ऊपर पानी पीते हो। पानी जैसे ही अंदर जाएगा उसको डिजोल्व कर देगा, डिजोल्व करने के साथ आपकी पूरी बॉडी में वो फैल जाएगी। तो इसीलिए पानी के अंदर सॉल्युबल सारे साल्ट्स होते हैं, जितने भी आयनिक साल्ट होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को वाटर बहुत इजीली ब्रेक कर सकता है, बाकी बॉन्ड्स को ब्रेक करना उसके लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आयनिक बॉन्ड है एज अट्रैक्शन फोर्स जो इनको बांध के रखे हुए है, वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ आयनिक बॉन्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे आउटर वाला जो पार्ट है ये आयनिक बॉन्ड है, लेकिन आयनिक के अलावा इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लिगेंड जो है जब मेटल को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कुछ इस तरीके से हो कि शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे, तब हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बनने के बाद जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ NH3, इसके पास लोन पेयर, NH3 को हम ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं, इसके सर पे लोन पेयर लिख देते हैं। कोई भी मेटल है, जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर को अगर NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, NH3 जो है अमोनिया एक बहुत ही अच्छा लिगेंड माना जाता है, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर और इसके पास d ऑर्बिटल भी नहीं है। वैसे PH3 भी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि PH3 एक अच्छा लिगेंड नहीं है जबकि NH3 एक अच्छा लिगेंड है। ऐसा क्यों, क्योंकि PH3 के पास जो लोन पेयर है, इसके पास d ऑर्बिटल भी है। d ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी, बट अमोनिया के पास, अमोनिया सिर्फ एज अ डोनर काम करता है, ये एज अ एक्सेप्टर भी काम करेगा, डोनर भी और एक्सेप्टर भी। इसीलिए अमोनिया के आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे। तो बात चल रही थी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस या मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बॉन्ड इनमें यही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं आप लोग को अभी बता चुकी हूँ, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ऑब्लिक आयन मैंने लिखा है क्योंकि
सिर्फ एटम नहीं, कई बार आयन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूट्रल एटम हो। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का क्लासिफिकेशन कैसे है। लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि लिगेंड का नेचर कैसा होता है, किस किस टाइप का होगा। तो सबसे पहले बेस्ड अपॉन द चार्जेस, चार्ज के बेस पे वही न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, यह बहुत सिंपल है। न्यूट्रल लिगेंड वाटर, NH3CO, ये 3 मेन न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। इसके अलावा पॉजिटिव में ज़्यादातर ये वाला लिगेंड का आपको एग्जाम्पल मिलेगा, नेगेटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से पता है। बेस्ड अपॉन द डेंटिसिटी, एक नया वर्ड आया डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब होता है कि कितने डोनर एटम उसके पास है, ठीक है। मोनोडेंटेट, अगर एक डोनर, मोनो वर्ड का मतलब होता है एक, अगर एक डोनर एटम के थ्रू अटैच है तो मोनोडेंटेट। बाई मतलब दो डोनर एटम है तो बाइडेंटेट, 3 डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो जितने ज़्यादा डोनर एटम उसके पास है डोनेट करने के लिए, एटम डोनेट करने के लिए नहीं, जितने ज़्यादा एटम उसके पास ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो मेटल को डोनेट करने के लिए। जैसे मेटल है कोई, एक नाइट्रोजन से जुड़ा, यही मेटल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन है, 2 से जुड़ा। यही मेटल है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 नाइट्रोजन है। तो ये वाला आपका कैसा हुआ, मोनोडेंटेट, ये हुआ बाइडेंटेट, ये हुआ ट्राइडेंटेट। एक ही मॉलिक्यूल, एक ही पूरा बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्या है, डोनर एटम्स हैं। तो उसके बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द डेंटिसिटी, हम इनको मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पेंटा हेक्साडेंटेट भी क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिस इज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत सिंपल है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें तो कुछ नहीं है। ये वाले दोनों आपको ध्यान देने हैं। इसको भी आप पहचान लोगे देख के कि ये मोनो है, बाई है, ट्राई है, बट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। बेस्ड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे क्या है कि 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्या, एक होगा आपका क्लासिकल और सिंपल डोनर लिगेंड, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल जो सिर्फ सिग्मा डोनर होते हैं, नॉन क्लासिकल जो पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। जो सिर्फ डोनेट करें वो क्लासिकल लिगेंड्स, जो डोनेट के साथ एक्सेप्ट करने की भी टेंडेंसी रखते हो वो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स या पाई एक्सेप्टर। जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, पहचान कैसे होगी, जिसके पास डी ऑर्बिटल हो, जैसे फॉस्फोरस, या फिर जिसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा डी ऑर्बिटल में या फिर एक्सेप्ट करेगा पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे जैसे आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये मोटा मोटा क्या देखा कि कितने टाइप के लिगेंड्स हो सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हम फॉस्फोरस के साथ सपोज करो मेटल की बॉन्डिंग है, ये है PR3। PR3 में फॉस्फोरस के पास लोन पेयर है तो फॉस्फोरस डोनेट करेगा किसका, मेटल को। अब लेकिन फॉस्फोरस के पास तो डी ऑर्बिटल भी है, ठीक है। फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल भी तो है खाली, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी तो कर सकता है वो मेटल से। तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग, और ये होती है बैक बॉन्डिंग। अब जैसे NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, डोनेट करा, लेकिन ये वापस से एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, पाई एंटी बॉन्डिंग भी नहीं है। पाई एंटी बॉन्डिंग का होगा जहाँ पहले से पाई बॉन्ड हो, जैसे कि इसका एग्जांपल है CO, कार्बोनिल। कार्बोनिल के अंदर CO या कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो जहाँ पे पाई बॉन्ड बना है वहाँ पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो ये भी एक्सेप्ट कर सकता है कहाँ पे, पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो या तो डी ऑर्बिटल होना चाहिए खाली, या फिर क्या होना चाहिए, आपका पाई एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए। तो ये वाला जो लिगेंड हुआ NH3, ये कैसा हुआ, क्लासिकल या फिर सिग्मा डोनर भी इनको कहते हैं, क्लासिकल या सिग्मा डोनर या सिंपल डोनर लिगेंड्स। और जो PR3 हुआ ये कैसा हुआ, ये हुआ पाई एक्सेप्टर, नॉन क्लासिकल या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। जहाँ पे सिंपल लिगेंड आ रहा है वहाँ तो कोई
खास ध्यान देने वाली बात नहीं है। बट जहाँ ये आ जाएगा, जहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, इस वाले जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और जो उसके अंदर पहले से बॉन्ड रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको बहुत सारे मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे और उसमें फिर कंपेयर कराएंगे कि बताइए इसमें किसके अंदर मेटल लिगेंड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, किसकी स्ट्रेंथ घटी है, किसकी बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें, तो इनमें सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा किसका होगा, बैक बॉन्डिंग का। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।